विकसित भारत में, तो वो उनको आप अगर ये देते हैं सेटिस्फैक्शन कि तुम्हें हमने 1500 रुपया दे दिया या 1000 दे दिया, वो आज का भारत नहीं है लाल जी। आज का भारत कुछ अलग सोचता है। आज का भारत क्या सोचता है, ये आपको अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन में बंगाल और तमिलनाडु में दिखाया है। जो सरकार के जो जिस तरह के वादे हैं और जिस तरह की स्कीमें हैं, उससे अलग हट के सोच बनी है। एक सरकार का जो रिफ्लेक्शन लोगों ने जो दिखाया है कि कैसी हो सरकार, ये आपको सच में 2026 के नतीजे के बाद आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार के पॉलिटिक्स को जब आप कहते हैं कि ममता बनर्जी का नैरेटिव कैसे बदला है, तो इस बार टीएमसी को लोगों के बीच में एक ओरिजिनल अपना कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था। पहले दिन से अगर आप इस चीज को देखें कि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ लड़ते देखी, इलेक्शन कमीशन को एजेंडा बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक वो खुद ममता बनर्जी आज सीएम वकालत करने पहुंची। वो एक जो शो था उनका कि वो एक कम्युनिटी को बताने के लिए एड्रेस के लिए आ रही थी कि वो हम सबसे बड़े तुम्हारे रहनुमा हैं, हम ही तुम्हारे रक्षक हैं। तो एक बीजेपी आएगी इसका खौफ देके आपने कई सरकारों रीजनल पार्टियों को देखा था कि अपने एक बड़ा वजूद का एक स्ट्रक्चर बनाया था, चाहे वो लालू यादव का टेन्योर लिखिए या समाजवादी पार्टी का यूपी में देखिए। इन लोगों के राजनीतिक आधार इसी पूंजी पे चलती थी कि बीजेपी आ जाएगी, और वो इसको रोकने के लिए तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर दलों का वो एक गठबंधन बनाते थे और चुनाव लड़ते थे जी। लेकिन आज कल का जो सेकेंड फेज के चुनाव प्रचार के लिए उतरे राहुल गांधी का 2 ही घंटे का बंगाल दौरा था, और उसमें उन्होंने जिस तरीके से ममता बनर्जी के भय और भ्रष्टाचार पे हमला बोला है, तो लाल जी ये बात साफ है कि पॉलिटिकल पार्टी इस बार लोगों ने जो दीवारों पे लिख दिया है उसको बड़ी तरीके से पढ़ रहे हैं बगैर चश्मे के, और वो ये पढ़ रहे हैं कि ये एक परिवर्तन का जो बंगाल के लोगों ने जो दिखाया है, और बंगाल के लोगों ने जिस तरह से इस बार बीजेपी को लेके उत्साह दिखाया है, रिजल्ट उसका जो भी हो, लेकिन जो उत्साह दिखाया है भीड़ के रूप में, वो मुझे लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट पढ़ रहे हैं और बहुत करीब से पढ़ रहे हैं। लाल जी आपको ये भी बताने की जरूरत है कि ये देखिए कि इस बार पश्चिम बंगाल में कम से कम 40-50 हजार बूथों पे जो मतदान हुआ है, उसको लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ये गड़बड़ी हुई है, इसका रिपोलिंग होनी चाहिए, इसका रिपोल होना चाहिए, ये भी आपने नहीं सुना होगा। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि इस बार बंगाल के चुनाव को लोग लीड कर रहे हैं, आम लोग लीड कर रहे हैं, और वो आम लोग जब लीड करते हुए दिखते हैं और उसके बीच में जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो देखते हैं, तो आपको लगेगा कि उस लोगों के साथ में प्राइम मिनिस्टर का वो कम्युनिकेशन है जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक मजबूत आधार दिया है। बिल्कुल, और इस आधार में आधी आबादी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ऐसा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो चल रहा है, आप देखिए, इसमें एक तो सबसे पहले आधी आबादी की उपस्थिति देखिए, और उसके बाद अपने अपनी बालकनी में विशेष रूप से जो महिलाएं खड़ी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अभिवादन न सिर्फ रोड पर उपस्थित लोगों के साथ कर रहे हैं, बल्कि बालकनी में जो लोग खड़े हैं अपने अपने घरों के बालकनी में, छतों पर, वहां भी प्रधानमंत्री लगातार बीच बीच में हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, उनसे अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनकी तरफ भी देख रहे हैं, और लोग ये देखिए फूलों की भी बारिश लगातार कर रहे हैं, और बीजेपी का जो बैनर है, पोस्टर है, झंडा है, उससे भी ये रोड शो बिल्कुल पटा हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार सभी का अभिवादन कर रहे हैं। नीरज सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता, वहीं ये जो रोड शो चल रहा है, नीरज सिंह वहीं पर दरअसल उपस्थित भी हैं। नीरज, इस रोड शो में हम देख रहे हैं जो कोलकाता के मकान की एक बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो काफी पुराने हैं और वो पुरानी शैली में बने हुए हैं, वहां पर भी लोग भारी संख्या में उपस्थित हैं नीरज, अपनी अपनी बालकनी में। देखिए, बिल्कुल कोलकाता की पहचान है उसका आर्किटेक्ट, और आप देखें कि उस तरह की जो बिल्डिंग है वो कोलकाता में आपको जगह जगह दिखाई देंगी, लेकिन ये दृश्य निश्चित तौर पर लाल जी अद्भुत है। आप देखें कि आधी आबादी हाथ हिलाकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। हमने देखा उन दृश्यों को कि बालकनी में
सेल्फी लोग ले रहे हैं प्रधानमंत्री का, और एक अलग एक अजीब तरह का जो उत्साह है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। एक हम ये कह सकते हैं कि आस के तौर पर प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। कोई हिस्सा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखें कि फूलों की बारिश की जा रही है, लोग हैं वो प्रधानमंत्री को हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि एक तरीके से पश्चिम बंगाल में आइए। शायद मुझे लगता है कि उसी आस को लेकर जो लोग हैं, आधी आबादी जो निकली है वो उसी आस को लेकर निकली है, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो परेशान है वो इसी आधी आबादी को पश्चिम बंगाल में होना पड़ता है, चाहे घर से लेकर जब काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में जब ये जाती हैं तो कहीं ना कहीं इनको शिकार होना पड़ता है और तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और देखिए, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें हैं लाल जी, तो एक तरीके से विपक्ष की जो शून्यता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि जो टीएमसी का विकल्प जो लोग ढूंढ रहे थे वो तो ना कांग्रेस को पा रहे थे और ना ही वाम दल के रूप में उनके सामने था। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बेहतर विकल्प था। डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है वो उनके सामने था। प्रधानमंत्री ने लगातार कई बार जिक्र भी किया है कि केंद्र सरकार तमाम योजनाओं को यहाँ पर शुरू करना चाहता है, लेकिन टीएमसी की जो सरकार है वो राजनीतिक द्वेष के तहत ना तो कई बार जो योजनाएं उनको लागू करती है, जमीनें तक जो केंद्र सरकार है उसको नहीं देती है, पैसा जो बड़े पैमाने पर आता है उसमें भी करप्शन का खेल खेला जाता है। लाल जी, आपको बता दें कि आज भी जो पीडीएस स्कैम यहाँ पर हुआ था 10,000 करोड़ से ज्यादा का, जो केंद्र सरकार के द्वारा अनाज भेजा जाता है यहाँ के गरीब लोगों के लिए, उन मजदूर लोगों के लिए जो बेचारे दिन रात मेहनत की कमाई करते हैं, उसमें से 10,000 करोड़ का घोटाला किया गया। 40 से 50% तक अनाज खुले बाजार में बेचकर और बंदरबाट किया गया और उसको लेकर कार्रवाई भी की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इससे पहले भी जो टीएमसी के मंत्री थे वो गिरफ्तार हुए थे। आज भी कई तरह के जो कारोबारी है उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की गई। तो आप देखें कि किस तरह की स्थिति है इस राज्य की। एक जमाना था जब कोलकाता से कोई बात, पश्चिम बंगाल से कोई बात निकलती थी तो पूरे देश में फॉलो की जाती थी, पूरे देश उस बात को मानता था। लेकिन आज आप देखिए, आज महिलाओं की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन शैली देखिए, भय का जो माहौल है वो देखिए। सरकार के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ आप बात करेंगे तो आपके ऊपर पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। हमने वो दृश्य देखे हैं लाल जी कि जब सीबीआई कार्रवाई करने के लिए गई थी तो टीएमसी की सरकार ने पुलिस के द्वारा सीबीआई के अधिकारियों को लॉकअप में बंद करवा दिया था, ईडी के अधिकारियों पर पथराव किया गया था। वो दृश्य हमने देखे हैं। तो ये किस तरह का लोकतंत्र है, ये किस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है इस राज्य के अंदर कि आप न संविधान को मानते हो न कानून को मानते हो और आप एक तरफा अपनी जो बात है वो चलाते हो। हमने देखा है कि एसआईआर के मुद्दे पर किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार टिप्पणियां की गई थी। हमने देखा है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ जो इस चुनावी प्रक्रिया में लगी हुई हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि आप किस इलाके में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, मुझको मालूम है। इच्छाओं की पूर्ति की गई है। हमने उन दृश्यों को भी देखा है कि जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर कैंपेन करने के लिए आए थे तो उनकी सभा में भी बड़ी संख्या में भीड़ आई थी। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो विकास का काम करे, उन समस्याओं का समाधान करें जिनका दशकों से ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सामना कर रहे हैं। आप देखें जंगलों से खड़े होकर किस तरीके से अभिवादन प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। तो ये अद्भुत दृश्य है और ये बताता है कि लोगों के मन में बहुत कुछ है और निश्चित तौर पर जब वोट करने जाएंगे उनके मन की बात ईवीएम में दर्ज की जाएगी और जब 4 मई को रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे तो ये पता लगेगा कि लोगों ने अपने मन की बात को किस तरीके से दर्ज किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मन की बात, जो लोगों के मन की बात है वो सबसे बड़ी मन की बात होती है। और अब विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय जो ये रोड शो कोलकाता की सड़कों पर, और जिस तरह से कि सड़कें भरी, अच्छा देखिए सड़कों के किनारे बैरिकेड लगाए जाते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, लेकिन बैरिकेड के पीछे कितने लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और उनके साथ अभिवादन करने के लिए आए हैं। कोलकाता की सड़कें जो ये कह रही हैं विनोद जी, इसमें निश्चित तौर पर जो बहुत सारी बातें पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, कोलकाता के लोगों के लिए, भद्रलोक के लोगों के लिए कही जाती थी, वो सारी धारणाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं आज के रोड शो से।
लाल जी, इस रोड शो में जो कई चीजों के देखने के साथ साथ अगर मैं देखता हूँ कि वो जो बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं, वो कलकत्ता के उस विरासत की तस्वीरें भी हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर से लेके अरविंदो से लेके अगर आप देखते हैं लगे हुए देखते, तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े महारथी थे, ये देश की जो पहचान थी, बंकिम चंद्र चटर्जी से लेके वो सारे लोग कहाँ इस कलकत्ता के और पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल नैरेटिव में लेफ्ट से लेके और टीएमसी तक गुम हो गए थे। बंगाल के इस आदर्श को और कलकत्ता की इस पहचान को किसने मिटाया था? आज अगर आप देखिए कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो के का दोनों बगल जो कटआउट मैंने अभी देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, अरविंदो जी का, तो मुझे लगा कि इस विरासत को क्या अपनी नई पीढ़ी के बीच में नहीं ले जाया जाना चाहिए था? क्या इस विरासत को कहीं लगा नहीं होगा कि कलकत्ता की जो पहचान है, जब जिस दौर था लाल जी की कलकत्ता से कम 4 से 5 बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान होती थी। कलकत्ता का जो पश्चिम बंगाल का जो एक इंटेलेक्चुअल हब था, वो कलकत्ता जाना जाता था। पश्चिम बंगाल की बात जब आप करें, आप भी उसी इलाके से पास के ही हैं, तो उस समय में अगर बिहार से लेके और पूरे पूर्वांचल तक के जो पढ़ाई लिखाई का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ऑक्सफोर्ड हुआ करता था कलकत्ता। बेशक। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसमें उन सारे इलाकों के लिए, उन इलाकों के लोगों के लिए उस कॉलेज में पढ़ना अपने आप में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के जैसा पढ़ना होता था। बिल्कुल। आज उसकी शांति निकेतन जो कलकत्ता क्या, पश्चिम बंगाल क्या, पूरे दुनिया में उसकी एक शख्सियत थी जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको बनाया था। आज उन सारे जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसका क्या हो गया लाल जी? वो कहाँ से गुम